हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर साइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2020 के ऑल पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो भी सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री और एक एक नए नए कंसेप्ट के साथ में। तो हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने दिसंबर 2020 के जो पीवाईक्यू उनके 2 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए हैं विद डिटेल कॉन्सेप्ट। आज ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। और अभी हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दिसंबर 2 जो कॉमर्स का पेपर हुआ ना, वो वाले कर रहे हैं हम, पेपर 1 का। तो देखिए कल हमने क्या किया था, ये कल हमने डीआई नहीं किया था, तो काम करते हैं, डीआई स्टार्ट करते हैं, या फिर कल वाली तरह पहले थोड़े थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में डीआई करेंगे। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और फिर आप वीडियो को देखे बिना ही भाग जाओ, है ना। मिनट मैं वैसे देख लेती हूँ, मेरे को याद है कि कल कौन से हो गए थे, बट फिर भी आप बता देना रहता है तो। 9th हो गया था ना, 9th भी हो गया था, 10th भी हो गया था। और ये सीरीज हमने की थी क्या, सीरीज नहीं की थी, है ना। और ये हमने कर लिया था होल्स वाला, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं सीरीज स्टार्टिंग से, ठीक है। देखिए मैं जूम कर देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कंसीडर करो फॉलोइंग नंबर सीरीज। अपने को मिसिंग सीरीज दी हुई है, इसमें हमें देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है और आगे वाला नंबर है वो कौन सा आएगा। बताइए आप, 1 3 7 15 31 के आगे क्या है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ आपको, आप सोल्व करो। जब हो जाए तो बता दूंगी। देखिए अब मैं बताती हूँ, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं है, इसमें पता नहीं चलता आपको कितना टाइम लगता है ना। देखिए ये है अपनी सीरीज, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना, कोई भी आपके पास मिसिंग सीरीज का वो हो क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। मेन आप ट्री बना के देखा करो, मैं तो ज्यादातर यही देखती हूँ। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का है। कितना है, 2 का, +2। इसके और इसके बीच में कितना है, जैसे 4, है ना। इसके और इसके बीच 8 का। और 15 से 31 के बीच में कितना है, 60 का, 3 का। और फिर इसके आगे क्या आना चाहिए, अब देखो, आप ही देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32, है ना। 32 आएगा ना। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 2 को, यानी कि 2 को 2 से गुना करा तो 4 आया, 4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करा 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, है ना। तो अब इस हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए इसका और आने वाले नंबर का डिफरेंस, ये 32 होना चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका है, जो हमें नंबर दिया हुआ है प्लस में हमें जितना डिफरेंस चाहिए उसको ऐड कर दो। 2 और 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। अब 31 यहाँ पर पहले है, 63 को हम डाल के देखें तो इनके बीच में गैप कितना आता है। देखिए 63 माइनस के 31, 2 और 3, 32 गैप आता है ना, वही हमें चाहिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 16 दूनी क्या होता है, 32, और 16 को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपना हो जाएगा 63, 63 फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए, ये रहा आंसर, फोर्थ 63। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कर लिया था कल, क्वांटिटेटिव क्वालिटी कास्ट और काहूट, ये भी अपना हो गया, है ना। 13 भी, बीएमसी वाला भी। स्लाइड थोड़ा आगे आगे करती हूँ मैं। केयर ऑफ ओपोजिशन मैंने आपको कल समझा दिया था, नॉर्मल वाटर वाला भी करवा दिया, ये भी अपना। और टेलर वाला स्पिन डॉक्टर्स, ये वाला भी हो गया था। मेटा कम्युनिकेशन का भी हमने कर लिया। फिर ये रहता है, हाँ। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, देखिए।
क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 40 एम्प्लॉय है, जहां पर 40 एम्प्लॉय है, जिसमें 5 तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 15 सीनियर ऑफिसर है और 20 है वो जूनियर स्टाफ है। इनकी मंथली सैलरी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, सीनियर की और जूनियर की 250, 80 और 45 दी हुई है। अपने को एवरेज सैलरी बतानी है एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी टोटल सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी कितनी है वो अपने को बतानी है। तो आप बताइए, सोल्व करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी अपना मैथ वगैरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, मैथ दिया ही, अगर आप पूरा पूरा पढ़ोगे, इसको पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप सोल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना मेरी तरह, जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जितना पढ़ रहे हो उतना लिखते जाओ, थोड़ा पढ़ा जितना पढ़ रहे हो उतना लिखते जाओ, फिर इससे आपका क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप पूरा पढ़ के फिर लिखने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, साथ साथ लिखते जाना है। तो जैसे इसमें बोला है कि टोटल 40 एम्प्लॉयज है, तो हमने लिख दिया कि टोटल है कितने हैं अपने पास, 40 एम्प्लॉयज है। ठीक है, इसमें 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो 5 है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ईओ लिख दिया मैंने। ठीक है, और 15 है वो सीनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ, तो 15 हो गए अपने पास, है ना। और 20 है वो जूनियर स्टाफ है, जूनियर स्टाफ 20। ठीक है, इनकी मंथली सैलरी दी हुई है। अब ये बात ध्यान रखना कि जैसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे रखा है, फिर सीनियर, फिर जूनियर दिया हुआ है, तो इनकी सैलरी में भी देखो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर और जूनियर दिया है, तो ये 250 किसकी मानेंगे, पहले हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, 80 है वो सीनियर की, 20 है वो 45 है वो जूनियर की। अब देखो एक जूनियर की सैलरी है 250, एक है वो 250 है, तो यहाँ पर कितने अपने पास एग्जीक्यूटिव, 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे हमारे पास, एक की सैलरी 250 है, तो अगर हम पांचों के निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 15 सीनियर स्टाफ है अपने पास, 15 सीनियर स्टाफ, और इसकी एक की सैलरी कितनी है, 80,000 है, 80,000 सैलरी है, तो अगर 15 के निकालेंगे तो कितना होगा। और 20 जूनियर स्टाफ है हमारे पास, और 45,000, 45,000 रुपए है वो एक की सैलरी है, तो टोटल की अपने को निकालनी है। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप। 15 को अब इसका मल्टीप्लाई करने की भी टेक्निक होती है, देखो 5 की मल्टीप्लाई कर दो आप 25 से, तो 25 पंजे क्या होता है, 125, है ना। तो सीधा सीधा हिसाब लग गया ना। ये कितनी जीरो जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दिए अपने ने। ठीक है, ऐसे करा करो मल्टीप्लाई, अगर पूरा आप करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम जाएगा, और इतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम छोटी छोटी कैलकुलेशन करें, है ना। और अब इसकी 15 की 8 के साथ कर लो, 15 8 120 होता है, मेरे को पता है, तो 20 कर दिया, यहाँ पर 4 जीरो, और एक पहले की, 1 2 3 4, और एक ये पहले। ठीक है, ये होगी ना, मैंने, अब हमें करना है 45 की मल्टीप्लाई करनी है 20 से, तो हम 45 की गुना कर देंगे 2 से, 45 दूनी क्या होता है, 90, 45 दूनी होता है 90। हम तो ऐसे ही कर देते, टेबल को 45 दूनी इस टाइप से, तो इजिली हो जाता था। आप भी ऐसे कर सकते, यहाँ पे कोमा लगेगा। अब इनका टोटल करना है अपने को, ठीक है, टोटल के लिए अलग इंक ले लेती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, 0 0 0 0 5 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 आ गया, 1 2 और 3, 3 आ गया, तो 3 3 5 0 1 2 3, ये अपना आ गया टोटल, जितने भी 40 मेंबर्स थे, टोटल 40 मेंबर की सैलरी आ गई अपने पास, ये इतनी। अब इसको 40 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक की आ जाएगी सैलरी, मतलब एवरेज सैलरी निकालनी है ना अपने को, इसने अलग अलग की दी हुई है, और अपने को क्या करना है, अपने को एवरेज सैलरी निकालनी है इन सब की। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, एवरेज का मतलब ही वो होता है, या तो कुछ ना दिया हो तो 2 से मल्टी डिवाइड करेंगे, है ना, 2 मेंबर हो तो 2 से, अदरवाइज जितने भी मेंबर दे रखे उतने से, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट, उनसे हम डिवाइड करते हैं एवरेज में। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि डिवाइड करना।
तो 40 टोटल मेंबर है, 40 मेंबर की ये सैलरी है, तो अगर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज सैलरी हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको कट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए, इसको हम कट करेंगे तो आएगा अच्छा 8 पे जाएगा। 4 4 8 जा 32, है ना। और ऐसे करें हिंदी में करने जाए तो 4 8 32, बच गया 1, है ना। 4 3 12, तो कितने बच गए? 3 बच गए। 4 6 24, 4 7 28, 28 2 बच गए, 4 5 20, और फिर एक जीरो बच गया यहाँ से। देखो, तो यहाँ पर क्या है अपने पास आंसर? आंसर इसका आ गया अपने पास। ये पूरा कटने के बाद में ये तो अपनी इस पे कट कट कर रहे थे 8 3 7 5 और 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो किसमें 8 3 7 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। देखिए, और आपको अगर इस पे यकीन नहीं होता मेरा तो मैं आपको सोल्व करके दिया हुआ है मेरा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 22 ना, हो सकता है आपको मेरे पे यकीन। देखिए, मैंने यहाँ पर भी सोल्व की करके दिया हुआ आपको स्लाइड में। तो मैंने समझाया भी हाथों हाथ, वो इसलिए ताकि आपको ऐसे ना लगे कि पहले से सोल्व करके ले आई और अभी समझा नहीं पा रही है ना। तो मैंने आपको समझाने के बाद में स्लाइड दिखाई है जिसमें मैंने सोल्व किया हुआ। देखो, 5 अपने जो ऑफिसर थे उनकी सैलरी निकाली हमने, 3 थे उनकी सैलरी निकाल ली, 20 जूनियर स्टाफ थे उनकी निकाल ली, है ना। फिर टोटल अपने पास आ गई, टोटल 40 मेंबर की सैलरी। अब अपने को चाहिए क्या? हमें एवरेज सैलरी चाहिए, 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं 23 क्वेश्चन। 23, एक सेकेंड। ठीक है, अब इस वाले स्लाइड में कर, अच्छी नहीं दिख रही मेरी। मैं लिखा हुआ बाद में दिखा। हाँ, 25 हमने नहीं किया था, या कर लिया था हमने? ये तो कर लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल का बर्डन है वो है बाइंडेड कंट्रीज पे है ना, ये करा था ना। और ये भी हो गया था कल अपना, यूरोपियन एजुकेशन कैसे आई थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर में, यहाँ से नहीं किया था 27। ये करते हैं, ठीक है। अब बताइए कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। किसके बारे में पैराग्राफ है ये? कंप्यूटर डिवाइस और टेक्नोलॉजी के बारे में है। कंप्यूटर डिवाइस और टेक्नोलॉजी के बारे में है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब करिए, ये देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है। यहाँ पर क्या आएगा आप बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता। देखिए, एंड डैश अलाउ ए यूजर टू राइट ऑन ए सरफेस यूजिंग ए पेन। ये बोल रहा है कि आपको ना अलाउ करता है कि आप उसके सरफेस पर ना पेन चला सकते हो। तो क्या चीज आपको अलाउ करेगा इसमें से? देखते हैं पहले हम। इंकजेट, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, लेजर, रोटेटिंग थर्मल बबल। फिर यहाँ से देखेंगे हम, एंड टेक्स्ट एंड ड्राइंग कैन बी कैप्चर एंड स्टोर फॉर लेटर यूज। जो टेक्स्ट है और ड्राइंग है उनको हम कैप्चर भी कर सकते हैं और बाद में यूज करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एंड डैश प्रिंटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग डैश एंड visualize technology. A dash printer use a dash drum and positive and negative charges to produce a hard copy of document. मैंने आपके लिए रीड कर दिया, आप इसका आंसर निकालिए। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना मेरे को। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड कैसे? अब सेकंड में क्या देखो, पहले इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है ना, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड वो अलाउ करता है स्टूडेंट को कि राइट कर सके उसके सरफेस पर एक पेन की मदद से। आप देखो, जो मैं आपके सामने जैसे मैं ये लिख रही हूँ, हाँ, ये कैसे लिख रही हूँ? ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड ही तो है जहां पर मैं एक पेन की हेल्प से काम कर रही हूँ। अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ? एक टैब आती है ऐसी, है ना।
ये टैब है, इसके इसको मैंने इसकी वायर है वो इस लैपटॉप से कनेक्ट की हुई है। जैसे ये लैपटॉप है, मान लो आपको मैं बताती हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप है। इसके जो यूएसबी वाले पोर्ट होते हैं ना, इसमें मैंने इस टैब को कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरी टैब है। और इसके साथ में एक डिजिटल पेन आता है, तो मैं इस टैब पे लिख रही हूँ ना, वो आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो ही बोल रहा है कि इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है ना, इस पर हम पेन की हेल्प से लिखते हैं। और दूसरा क्या बोलता है ये, एंड टेक्स्ट एंड ड्राइंग कैन बी कैप्चर स्टोर फॉर लेटर यूज। यहाँ पर हम टेक्स्ट को, ड्राइंग को बाद में यूज करने के लिए कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बना दी आपके लिए, है ना, व्हाइट बोर्ड पर, तो अब ये दोबारा आप पीडीएफ वगैरह देखोगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आप एनोटेशन के साथ में करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड जैसे ऑप्शन होते हैं, एनोटेशन के साथ लेना चाहते हो ये जो लिखा हुआ है, या फिर एकदम क्लीन पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है। तो दूसरे में आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, इंकजेट प्रिंटर वो क्या करता है, एक हार्ड कॉपी देता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट की, है ना। प्रिंटर तो हार्ड कॉपी देगा, क्या यूज करके, थर्मल बबल को यूज करके। इसको यूज करके, थर्मल बबल को यूज करके। एक मिनट में इसको ना इरेज करके अच्छे से सारा फिलअप ही कर देती हूँ, तो आपको ना लास्ट में फिर पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैं ज्यादा ही समझाने लगा, है ना। समझा देती हूँ क्या जाता है। सेकंड जो है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जिसके थ्रू हम पेन से लिखते हैं। दूसरा है इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर जो कि हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करे। इसका यूज करके, थर्मल बबल का यूज करके, का यूज करके, थर्मल बबल का यूज करके फिर क्या करेगा ये, फिर लेजर जो है, लेजर, लेजर प्रिंटर है वो क्या यूज करता है, लेजर प्रिंटर है वो रोटेटिंग को यूज करता है, रोटेट ड्रम को। अब देखिए, अब पढ़ के देखते हैं कि एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड अलाउ करेगा कि उस पर पेन से लिखा जा सके, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर होता है वो क्या करेगा, हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करेगा थर्मल बबल की सहायता से। और साथ में लेजर प्रिंटर है वो रोटेटिंग ड्रम का यूज करके ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को क्रिएट करके डॉक्यूमेंट को बनाएगा। क्या आंसर था, ये अपना हो गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट 28, एक सेकेंड है ना। 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर करता है स्टूडेंट को रेदर देन कंट्रोलिंग दी सीक्वेंस लर्निंग। जो नॉन डायरेक्टिंग मॉडल होते हैं टीचिंग के, वो स्टूडेंट को नर्चर करेंगे रेदर देन कंट्रोलिंग सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, बजाय कि हम स्टूडेंट को कंट्रोल करते हैं, उनको सीक्वेंस बताते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है, उसमें टीचर रोल इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर हु हैज काउंसलिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट एंड हु गाइड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल में है उसमें टीचर का रोल क्या सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है, एक सपोर्टर का होता है, जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, दोनों ही सही है। कैसे, जो नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल होता है ये आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में फुल कंसेप्ट करवाया है ना। तो इसमें बच्चों को ना नर्चर करा जाता है स्टूडेंट के द्वारा, उनकी ना केयर की जाती है, उनको समझा जाता है, ठीक है। बस उसको रेदर देन मतलब कि बजाय उनको कंट्रोल करने की बजाय ना उनको नर्चर करते हैं। ये नॉन डायरेक्टिव मॉडल होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या है, ध्यान दिया जाता है, उसकी नीड्स क्या है, उसके मोटिवेशन क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसके इमोशन क्या है, उनको समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको नर्चर किया जाता है, देखभाल की जाती है, ठीक है, फिर उसको सिखाया जाता है। तो डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल में जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड कराएगा, इसकी ग्रोथ और जो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। ये था अपना आंसर। अब हम देखते हैं 29 क्वेश्चन, ये क्या बोलता है। एज पर डेवी विजन ऑफ लर्निंग, जो डेवी का विजन ऑफ लर्निंग है, लर्नर शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी कोलैबोरेशन। क्या ये सही है कि डेवी कहता है कि लर्नर को अपनी जो क्रिएटिविटी है वो किससे दिखानी चाहिए, अपनी नॉलेज है वो दिखानी चाहिए क्रिएटिविटी के कोलैबोरेशन के। और जीन पियाजे है उसके अनुसार लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्नर। कि जीन पियाजे के अनुसार क्या लर्निंग है वो अपने आप में स्वतंत्र प्रोसेस है जब वो बच्चा डेवलप हो रहा होता है। तो ये आपको बताना है। ये स्टेटमेंट तो ना आप खुद रीड करके देखा करो क्या ये सही है नहीं है।
मैं आपको बताती हूँ उससे फिर भी आपको आइडिया ना लगे, क्योंकि अटेम्प्ट करना मैं समझा सकती हूँ बाद में, तो क्वेश्चन को आपको रीड करना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो बोला है ना, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जॉन डेवी है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था टीचर, कि इसने बोला लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को अपनी जो क्रिएटिविटी है और जो अपनी नॉलेज है उसको ना लर्निंग बाय डूइंग मतलब कर करके दिखाना चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करके दिखाए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, अपनी नॉलेज को दिखाए। लेकिन जीन पियाजे ने ये नहीं बोला कि बच्चा अपनी जो डेवलपमेंट स्टेज होती है ना उसमें इंडिपेंडेंट होएगा। नहीं, इसने जीन पियाजे ने अपने को क्या दी थी, SPCF, ये जो फोर स्टेज दी थी है ना, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 साल का बच्चा, 2 से 4 7 साल का, 7 से 11 का बच्चा, 11 से ऊपर का बच्चा क्या करता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट था बच्चा, क्या था, डिपेंडेंट था बच्चा, इंडिपेंडेंट नहीं था, तो ये गलत हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन 30। क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन ऑफ ड्यूरिंग द 8 5 ईयर प्लान वॉज इनकरेज टू, कि जो अपने हायर एजुकेशन की 8 5 ईयर प्लान था उसका क्या मकसद था, किस चीज को इनकरेज करना था हमें, क्या पब्लिक सेक्टर को, या फिर प्राइवेट सेक्टर को, या फिर फॉरेन कैंपस को इस्टेब्लिश करना, या नई नई फॉरेन यूनिवर्सिटी एंटर करने देना। ये हमारा मकसद था, इस चीज को मोटिवेट करना चाहते थे, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, सेकंड, सेकंड हो जाएगा। जो 8 5 ईयर प्लान था ना हायर एजुकेशन में, उसका मेन पर्पस था कि वो ना प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करे, प्राइवेट सेक्टर है वो इनकरेज हो सके, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व कर। ठीक है, ये था आंसर। फिर है 31। 31 क्या कहता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ये स्टेटमेंट कहती है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था अपना पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, तो उसका क्या यही लोगो था, यही उसका नारा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन क्या था, मतलब विजन क्या ये था, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, की आओ साथ मिलके सन को और ब्राइट करें। और या फिर उसका मिशन जो था वो ये था, एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव ए राइट लाइट एट होम, कि घर है वो कितना भी दूर क्यों ना हो उसके पास लाइट होनी चाहिए। क्या ये नारे थे। तो इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों के दोनों सही है, क्योंकि जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, ISA था, उसका विजन तो ये था, विजन मतलब कि दृष्टिकोण, क्या वो देखना चाहता है, वो तो था कि आओ मिलकर सन को ब्राइट करें, है ना, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। लेकिन जो उसका मिशन था ना, उसका गोल, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य उसका ये था कि हमें हर घर तक ना लाइट पहुंचानी है, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिशन विजन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसकी जगह ये आ जाता कि विजन है ना उसका ये है कि हमें दूर जितना भी घर, हाउ हाउ एवरी फोर विल हैव ए लाइट एट होम, मतलब जितना भी दूर घर हो वहां तक हमें लाइट पहुंचानी है, तो ये गलत हो जाता। तो विजन का मतलब होता है हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम क्या देखना चाहते हैं। मिशन का मतलब होता है हमारा पर्पस, जिस काम के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 32 सम करते हैं हम, ये बताइए आप। 32 सम करो आप। 76। हाँ 7। देखिए, मैं बताती हूँ, तो आपको पढ़ के सुना देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलता है इस सम ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है, आपको ना क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा रीड करना है और साथ साथ लिखते जाना है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। 10,000 अपना सम ऑफ मनी था जो कि इन्वेस्ट किया गया। अब इन्वेस्ट हमने किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन। तो 10,000 रुपीज क्या होगी, प्रिंसिपल। 8% अपने को रेट दी हुई है, तो रेट क्या करेंगे हम, 8%, है ना, रेट 8%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब ये देखना क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली, है ना। तो अपना ये यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं, हाफ ईयरली बोला है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ वन वन 1/2 ईयर, यानी कि 1.5 साल। टाइम कितना दे दिया इसने, टाइम दे दिया अपने को 1.5 ईयर, ना, 1.5 साल दे दिया, 1.5 साल। और यहाँ पर देखो
कि इसने क्या बोला, रेट 8% है लेकिन हाफ ईयरली है, यानी कि 6-6 महीने के बाद में। तो रेट को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। हाफ ईयरली पूछा, पूरे साल का पूछते तो पूरा, क्योंकि इसमें क्या बोला है 8% पर एनम बोले ना 8%। तो यहाँ पर देखो हाफ ईयरली का पूछा, यहाँ पर पूरी रेट तो पूरे साल की दे रखी है, रेट तो पूरे साल की दे रखी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अपने को हाफ ईयर का लेना है। तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितनी आ जाएगी 4। तो अपने पास रेट जो होगी ना 4% होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है सोल्व करते टाइम, ठीक है। तो अब आप करिए क्वेश्चन, फिर मैं आपको होगा 2 मिनट देती हूँ आपको मैं शुरू करने की, आप करो। और कमेंट बॉक्स में ना प्लीज जरूर लिखा करो कि आपको वीडियो कैसे लगी है, आपका कोई सजेशन हो, अगर मेरी कोई नहीं लगी हो, मेरे को इम्प्रूव करनी हो, तो वो बताया करो। अगर आप सभी के सभी बच्चे लाइव आते हो तो मैं लाइव भी ले लूंगी। स्टार्टिंग में मैं लाइव लेती थी, बट क्या है बच्चे नहीं आते थे, तो मैंने फिर वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। तो बात तो सेम ही होनी है, मेरे को वीडियो लेनी है उसमें भी मेरे को पढ़ाना है, लाइव लेनी है तो भी पढ़ाना है। लाइव में बल्कि ईजी होता है, तो डालनी नहीं पड़ती, बस ऑन करा और लाइव ले ली। तो इसमें क्या है, पहले वीडियो बनाओ फिर अपलोड करनी पड़ती है। देखिए अब मैं आपको सम सोल्व करवाती हूँ। प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल वो अपना है कितना है, 10,000 है, 10,000, ठीक है। और अपनी जो रेट है वो 8 तो थी पूरे साल की, तो अब हमें हाफ ईयरली लेना है, तो कितना हो जाएगी 4% हो जाएगी। नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने हैं, टाइम सॉरी, टाइम हमारे पास कितना है 1.5 ईयर्स, है ना। तो अब ये हमें करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वन वन प्लस में एन बाय आर बाय एन, एन और टी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। देखिए मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन, यानी कि एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट, कि कितना टाइम है जिसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो अपने को बताना है। तो हमारे पास ऊपर कौन सा टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन टाइम दिया होता ईयरली, है ना। हाफ ईयरली बोला यानी कि साल में 2 बार होएगा, तो एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ एन का मतलब ही हो गया कि कितना कितना नंबर जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होए, कितनी बार कंपाउंड होएगा। तो अगर 1 साल का बोलते तो 1 बार कंपाउंड होता, यानी जुड़ता। अब हाफ ईयरली बोला है यानी कि 2 बार जुड़ेगा अपना, कि एक बार 6 महीने का हमने इंटरेस्ट ले लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना उसके अंदर अपना इंटरेस्ट जुड़ गया, है ना। पहले पहले ईयर तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अपने पास अमाउंट होता है। दूसरी बार क्या होता है, अपने पास दूसरे साल का अगर निकालना है तो जो अमाउंट आया ना उसके अंदर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब उस पे अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट बना और उसमें इंटरेस्ट जोड़ के फिर अमाउंट निकाल। तो पहले जैसे 1 साल मैंने 6 महीने का निकाला, ठीक है। फिर जो अमाउंट बना 6 महीने का निकालने के बाद उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट जोड़ा, तो देखो अमाउंट बना। तो 2 बार निकल गया ना यहाँ पे, अगर 6-6 महीने का करा तो। अगर 1 साल का करते हम तो सिर्फ हमारे पास कितना होता, तो एन होता 1, ठीक है। तो अब आपको आया समझ में कि एन अपने पास हो गया 2, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, टाइम अपने को दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, रेट है वो हाफ हो गई, क्योंकि 8 तो पूरे साल की थी तो 6 महीने की 4 होगी, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला अपने पास है ही कि ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और नंबर ऑफ टाइम क्या है एन, और मल्टीप्लाई कर देंगे एन और टी से, नंबर ऑफ टाइम और उससे टाइम पीरियड से। तो एन अपने को 2 दिया हुआ है, रेट हमने निकाल ली, ये हो गया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होएगा देखिए, 10,000 अपना प्रिंसिपल था, डाल दिया हमने। 1.1 प्लस में 8% था, है ना, 8 का हमने हाफ कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 4 कर सकते हैं आप। अब देखो 4% हमने कर दिया, तो 4% था ना, परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 100 होता है, 100 हटा के लगा देंगे 0.04, ठीक है। परसेंटेज को हम क्या करते हैं ऊपर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ से देखो इसको कट करा हमने तो 0.04 हो गया, है ना। और 2 नंबर ऑफ टाइम था, ईयर्स 1.5 ईयर था। तो अब देखिए जो, अब इतने इतने को सोल्व करते हैं एक बार हम।
देता हूँ, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 0.04, 1 प्लस में 0.04, तो ये कितना बन गया? 1 में हम 0.04 ऐड करेंगे तो 1.04 बन जाएगा। 1.04 बन गया। फिर हम अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 प्लस 1.04 से मल्टीप्लाई, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। फिर 10,000 और इसको, इसका हम क्यूब निकालेंगे 1.04, तो इतना निकलेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना अमाउंट, ये देखो 11,248। इसका आंसर भी यही होएगा, 11,200। आया समझ में? एक बार मैं आपको ना इसे दोबारा करके बता देती हूँ, क्या पता आपको समझ ना आया हो। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है मेन तो, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना रहे कि समझ नहीं आया। ठीक है, अपना टाइम तो थोड़ा जाएगा, कम टाइम पहले ही है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता करवा रही हूँ तो अच्छे से करवाऊंगी, है ना? फिर फायदा क्या अदरवाइज करवाने का। क्या होता है ना, मेरे को पहले, अब नई नई हूँ मैं यहाँ पे चलाना, तो एक दिन मैंने क्या करा, पढ़ा दिया जूम करके। बाद में मैंने जब देखी मेरी वीडियो, तो उसमें यहाँ का पोर्शन कटा हुआ था। अब मैं साथ साथ चेक कि कट तो नहीं रहा कहीं पे, और मैं पढ़ाती जाऊँ और बाद में पता, देखो प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास क्या है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम या तो पहले ही ले लेते हैं, 4 है ना, 4 है अपने पास, 4%। ठीक है, और टाइम अपने पास कितना है वो आपको मैंने ऊपर समझा दिया ना, 1.5, ये हाफ ईयरली था इसलिए। और एन अपने पास कितना है? 2 है ना? तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है अमाउंट का? फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर डिवाइड बाय 100, इधर होता है एन टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे नहीं करना चाहो आप, है ना, ऐसे इस फॉर्मूले का ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि 1 प्लस में रेट कर दोगे, रेट को एन से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई तो 100 होता ही है, वो तो बताने की जरूरत नहीं, और एन टी कर दोगे। बात सेम ही है। अगर आप यहाँ पे 8% लोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो फिर आपका थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो जाए। अदरवाइज मैंने आपको समझा तो दिया, या आप पहले ही फोर कर सकते हो कि हाफ ईयरली है, और अपने को रेट दे रखी है पूरे साल की 8, पूरे साल की 8 है, तो फिर आधे साल की क्या होगी? 4 होगी, है ना? तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, अमाउंट तो अपने को निकालना है, इसके लिए मैंने ए ले लिया, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है वो ले लिया, 1 प्लस में 4%, 10% हटा के मैं क्या करूँगी? 0.04 कर दूँ, और एन अपने पास 2 है, टाइम पीरियड अपने पास 1.5 ईयर है। 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 1 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1.04, इतना बनेगा ना, इसको इसके अंदर ऐड करा तो, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी क्या होता है? 30, यानी कि 3 हो गया, है ना? 1.5 है, 3 हो गया। यहाँ पर 10,000 इसके मल्टीप्लाई में था, तो 10,000 मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसका क्यूब रूट निकालना है अपने को, वो निकाल के देखिए आप। रूट, इसका क्यूब रूट आएगा 1.04 को, अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो इसका आंसर पास नहीं है इधर फोन, एक सेकंड बताती हूँ आप। कैलकुलेटर निकालना, कैसे कैलकुलेशन? आपको नहीं, आपको हाथ से सोल्व करना है। कैलकुलेटर मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अगर मैं हाथ से सोल्व करूंगी तो टाइम लग जाएगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं देखने का, ये सम भी तो सोल्व करने ना, तो आपको हाथ से सम करना है, ठीक है? ये पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। आगे अपने पास देखो, इन पे नहीं दिख रहा, मैंने इसका निकाला है ना, तो निकला है अपना 1.12, 4,864 ये निकल गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.124864, तो क्या आएगा अपना आंसर? इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लीटर, फोन थोड़ा दूर पड़ा है, उठ के जाना पड़ेगा, इससे लैपटॉप कर लेते। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1248,
आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ हाथ से करना है, ठीक है? मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप कर सकती हूँ कैलकुलेटर, आपको नहीं करना। 1124 8.65 8.64 ये देखिए, ये आया अपना आंसर। ये क्या आया? आंसर। अब हम मिलाते हैं जो मैंने पहले भी किया हुआ था सॉल्व, है ना? ये देखिए 11,248 और यहाँ पर भी क्या रहा है 11,248, है ना? तो सेम आंसर है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये मैंने अभी भी आपको दिखाया वो भी कर सकते हो। ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा। 32 क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैम रोम वाला अपना हो गया था ना। अच्छा, मेगाबाइट का ये है आईसीटी। कर लोगे ना आप? करवा दूँ आज आईसीटी? या मैं सोच रही हूँ डीआई करवा दूँ। डीआई आप तक एक भी नहीं करवाया। ये देखते हैं 35 क्वेश्चन एक बार इस पे मैं टिक कर देती हूँ। नहीं हुआ है, कल कर लेंगे हम 30। देखिए, ये एक हिंदी में आ गया बट कोई बात नहीं, देख लीजिए, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी ये। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो हिंदी में आ गया, मैं कोई बात नहीं इंग्लिश में भी रीड कर दूंगी। भारत में अपनाई गई उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की रेटिंग वर्ग प्रणाली ऐसे संस्थानों की संस्थानात्मक विविधता को स्पष्ट नहीं करती। ये कहता है कि भारत में अपनाई जाने वाली उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यानी कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो जो भी रेटिंग सिस्टम अपनाते हैं, जो भी रेटिंग सिस्टम अपनाते हैं, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन की ना इंस्टीट्यूशनल जो डाइवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी होती है, उसको टच नहीं करती है। मतलब जब भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रेटिंग होती है ना, तो वो ये डाइवर्सिटी को नहीं देखती है कि कितनी विविधता है इन इंस्टीट्यूशंस में। ऐसे नहीं देखते कि ए, बी और सी अगर 3 इंस्टीट्यूशन है, तो इनके बीच में क्या डाइवर्सिटी है, क्या विविधता है। ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1। क्या ये सही है? दूसरा है एक सार्वभौमित्व तथा संपूर्ण रेटिंग प्रणाली भारत में व्यवहार्य नहीं है। ये कह रहा है कि एक यूनिवर्सल और कंप्लीट रेटिंग सिस्टम है ना, वो इंडिया में है ही नहीं, प्रैक्टिकल ही नहीं है इंडिया में हो जाए। क्या ये सही बोल रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, कि ए तो सही है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन होते हैं ना रेटिंग देने वाले, वो सारों की डाइवर्सिटी को ध्यान नहीं रखते। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज को हम ध्यान में रखें, है ना। लेकिन ये गलत है कि इंडिया में कोई यूनिवर्सल और कंप्लीट रेटिंग सिस्टम है, वो अपनाना प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? हम अपना सकते हैं, हम इतने भी बुरे नहीं है। अब हम देखते हैं 36 क्वेश्चन, कि एक्सपोजर टू मर्करी कैन बी आइदर थ्रू फूड चेन और इन दी वर्क प्लेस। जो मर्करी होता है, मर्करी पारा, पारा का जो एक्सपोजर है, वो या तो फूड चेन के द्वारा हो सकता है या वर्क प्लेस में हो सकता है। क्या ये सही है? Poisons by inorganic mercury, particularly vapor, result in the damage to central nervous system. जो पॉइजन बाय इनऑर्गेनिक मर्करी, जो इनऑर्गेनिक मर्करी होती है, पारा होती है, उससे जो पॉइजन होता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा माइंड है, उसको डैमेज कर सकता है। ये आपको बताना है। जो इनऑर्गेनिक मर्करी वाला टॉक्सिक है, वो हमारी माइंड के नर्वस सिस्टम को खराब करता है। इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों के दोनों क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि जो पारा होता है ना, मरकरी होता है, वो फूड चेन से ही फैलता है अपने, और वर्क प्लेस पे भी फैलता है, कि हम ऐसे वर्क प्लेस पे काम करें जहाँ पर मरकरी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा, तो भी होएगा। दूसरा फूड चेन से होता है। और ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो मरकरी होता है ना, वो हमारे माइंड के जो नर्व सिस्टम उसको डैमेज कर देता है। देखिए अब 37 क्वेश्चन, कि लिचेट्स क्या होते हैं, वो आपको बताना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, एल्गाई फाउंड ऑन यूट्रोट्रोपिक लेक्स, ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस, contaminated liquid draining from landfills। ये तो हो गया पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये एल्गाई जो जिसको हम काई बोलते हैं, जो यूट्रोट्रोपिक लेक में पाई जाती है, इसका यूट्रो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, मतलब कि ओजोन को डेप्लेट करने वाले, उसको खत्म करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं।
या फिर कॉन्टेमिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल, मतलब कि खराब खराब पानी होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है जो कि लैंडफिल्स वगैरह से आता है। लैंडफिल होती है उनसे पानी आता है ना कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि दूषित पानी हो गया, क्या वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। कॉन्टेमिनेटेड लिक्विड होता है लिएचिट्स। लिएचिट्स मतलब कि एक ऐसा लिक्विड जो कि कहाँ से आता है? लैंडफिल से बह बह के आता है। इसका मैं आपको बताती हूँ, रुको। अभी बताती हूँ। देखिए, देखिए एक मिनट। हाँ, लिखा है जो लिएचिट्स होते हैं ना, लिएचिट्स इज एन लिक्विड दैट इज द कोर्स ऑफ passing through matter extant soluble or suspended in solid or any other component of the material through which is passed leaches widely। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, दिखा आपको? हाँ, ये दिख रहा है ना कि देखो गंदा सा पानी आया हुआ है, लैंडफिल बनी हुई है ये, है ना? मतलब ये देखो लैंडफिल, ये रही, ये है ना लैंडफिल जहां पर मेरी ये कर्सर घूम रहा है ना? देखिए, आ गई। हाँ, ये लैंडफिल है ना, यहाँ से पानी आके यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये कितना गंदा पानी है। तो इसके अंदर जो मटेरियल है, मिट्टी होगी, है ना, सस्पेंडेड मैटर हो गए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और पॉल्यूशन, बाकी वेस्टेज वगैरह होती है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है ना, इसके अंदर घुल जाती है। तो उसको बोलते हैं लिएचिट्स। ये देखो, लिएचिट्स पॉन्ड, तालाब बना हुआ है इसका, ये लैंडफिल से आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लैंडफिल। अब देखिए, components of Leach's collection system, there are many components to a collection system include pumps। अब मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ, हिंदी वाले बच्चों, इन हिंदी। लीचेट्स, इसका हिंदी में कहाँ है ना? हिंदी क्या होता है ना, हिंदी वाले बच्चे कम ही होते हैं तो जल्दी से मिलती नहीं है कोई चीज़ हिंदी। बट मैं पूरी हिंदी में चीज़ें लाने की, और मेरी स्लाइड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रही हूँ, आपको दोनों में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, लिचियट्स का अर्थ होता है क्या बोलते हैं इसको, निशालित तत्व। ये एक तरल पदार्थ होता है जो ठोस पदार्थों से निकाला जाता है। इसे आमतौर पर भूमि में डाला जाता है, जो उच्च विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आया समझ में? क्या बोलता है कि लिचिट्स का अर्थ है एक ऐसा प्रोडक्ट, ये निक्षालित तत्व क्या? निक्षालित मतलब कि जो निकला हुआ, निक्षालित मतलब निकला हुआ। हाँ गया वो वाला था, ये रहा। ये एक लिक्विड पदार्थ होएगा, आपको दिख गया, जो ठोस पदार्थों से निकलेगा, ये जो अपनी लैंड व्हील्स थी, है ना, भूमि में डालेंगे, देखो यहाँ पे लैंड पे हमने डाल दिया। जो हम विषाक्त पदार्थों यानी कि टॉक्सिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं, लिएचेट्स। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिएचेट्स क्या होता है। और आपको पीओपी तो पता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अगर नहीं पता है तो एक सेकंड मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, यहीं पे सर्च करके परसिस्टेंट निक कंपाउंड है ना, म्यूटेंट। देखिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रेसिस्ट टू डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल, फोटोलैटिक प्रोसेस। मतलब कि पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल और फोटोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा ना बनते हैं। जैसे फैक्ट्री में कोई केमिकल बनता है ना, उसके बाद में जो वेस्टेज बच जाती है, उसके थ्रू उसका जो डिग्रेडेशन हो जाता है ना, जो केमिकल बचता है उनका डिग्रेडेशन वगैरह होगा, तो उससे हमें हमें जो मिलता है ना प्रोडक्ट, जो प्रदूषण प्रदूषण चीजें मिलती है, मतलब कि हमने कोई केमिकल बनाया और उसको, केमिकल से हमारा क्या हो गया, बाद में उस केमिकल का डिग्रेडेशन होने के बाद में
जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा या उससे जो भी चीज़ें निकलेगी उसको हम बोलते हैं पीओपी। ठीक है? तो ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होंगे, ह्यूमन की हेल्थ को ना एडवर्स इफ़ेक्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, हेल्थ को ख़राब करते हैं। और एनवायरनमेंट में अगर ये चले जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ऐसे जाते हैं। ठीक है? और हाँ, यूट्रोट्रोफिक लेक क्या होती है? यूट्रोट्रोफिक लेक वो होती है जिसमें क्या है, न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यूट्रोट्रोफिक लेक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखा दूंगी वो। ठीक है? मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ स्लाइड, मैं ला भी सकती थी यहाँ पे, है ना, अटैच करके। वो इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपको जो चीज़ें दिखा सकूँ ना मैं, वो दिखा दूँ जाके। ठीक है? क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊंगी ना ऐसे सर्च करके, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि देखो भाई, मेरे को क्लास में ना ऐसे-ऐसे समझाया था, ऐसा आया था। ठीक है? तो काफ़ी बार अपने को नए-नए आइडियाज़ अपनाने चाहिए करने के लिए। जो यूट्रोट्रोफिक लेक होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कहाँ है अपनी लेक? ये रही। ठीक है? यूट्रो अ, यूट्रोफिक लेक होती है, उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, न्यूट्रिशंस, वो क्या होते हैं, हाई मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिसके कारण अब जहाँ पर देखो न्यूट्रिशंस ज़्यादा होंगे, वहाँ पर पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा उगेंगे ना, तो मतलब इतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वहाँ पर एल्गाई एल्गाई यानी कि जिसको काई बोलते हैं हिंदी में, और वो पेड़-पौधे इतने ज़्यादा उग जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कोई लेक होती है ना, वो एकदम पूरी ग्रीन-ग्रीन दिखती है, बिल्कुल काई, 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 काई जमी, उसका पानी दिखता ही नहीं है। तो उस लेक को क्या बोलेंगे? यूट्रोट्रोफिक लेक बोलेंगे। यहाँ पर न्यूट्रिशंस इतना ज़्यादा हो गया कि फालतू के पेड़-पौधे और एल्गाई उग गई। अब इतनी सारी पेड़-पौधे वगैरह हो गई, तो इसके अंदर जो जानवर रहेंगे, जो भी जीव रहते हैं पानी के अंदर, तो उनको क्या ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, उसकी जो डिमांड होती है, ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इतने सारे जो प्राणी रहते हैं पानी के अंदर, और जो भी पानी के अंदर जैसे मछली है और बाकी भी चीज़ें हैं, उनको डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पाई कितनी जाएगी? ऑक्सीजन यहाँ पर पाई बिल्कुल कम जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन है वो सारी की सारी कौन ले जाएगा? ये एल्गाई वगैरह ले जाएंगे। ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हाई हो जाती है। ठीक है? तो ये देखिए, यूट्रोट्रॉफिक लेक आपको दिखाती हूँ। ये आपको दिख रही है ना? कैसे काई-काई पूरी जमी पड़ी है हरी-हरी, है ना? तो यहाँ पे फालतू के पेड़-पौधे उग गए। तो इसकी वज़ह से क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है, वो क्या हो गई? अपनी कम हो गई। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई और ऑक्सीजन कम हो गई, फालतू के पेड़-पौधे उग गए। और एक और होता है, उसको बोलते हैं अ, यूट्रोफिकेशन, एक को बोलते तो हैं, रुको इसका नाम थोड़ा मेरे से नहीं हो रहा। यूट्रोफिकेशन और ओलिगो के नाम से होता है, ओट्रोफिकेशन। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, वो ऐसे होता है। तो वो मैं आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्लास में करवा दूँगी। वैसे मैंने आपको समझा दिया इसका क्वेश्चन का क्या है। ठीक है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को वाइंड अप कर देंगे। कि 1 आवर हो गया है अपना, बस टाइमर में आ गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम-आराम से हो जाता है, तो अपने को कोई नहीं है, अच्छे से करना है। अगर जल्दी-जल्दी में हम क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे नहीं देंगे ना, तो क्या हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने को क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी एजुकेशन करनी है, अपने पास 4 महीने हैं, तो आराम से हो जाएगा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर वर टॉट ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ नवाद्वीप इन एंशिएंट इंडिया? जो अपना आधुनिक इंडिया है, अपना आधुनिक भारत है, उसमें नवाद्वीप जो यूनिवर्सिटी है, नवाद्वीप यूनिवर्सिटी, उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल, फिजिक्स, लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र, कौन से पढ़ाए जाते हैं वो आप बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। क्या आ जाएगा? थर्ड। देखिए, सी डी और ई, सी डी और ई। जो नवाद्वीप यूनिवर्सिटी है ना, उसमें लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र, ये 3 सिखाए जाते हैं। आर्कियोलॉजी और फिजिक्स नहीं सिखाया जाता है। एल एल टी से याद कर सकते हैं, एल एल टी नवाद्वीप। लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र। एक और कर ले क्या?
एक तो कर ही लेते हैं। अब ये सीरीज दी हुई है, आगे की अपने को बताना है क्या आएगा। तो देखिए मैं सोल्व ही करवा देती हूँ, जब अपना ए बी डी सी आई और डी पी अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके फर्स्ट लेटर को देखेंगे क्या है। फर्स्ट लेटर ए के बाद बी आ रहा है, इट मीन्स इसमें वन ऐड कर दिया, है ना। बी के बाद सी आ रहा है, इट मीन्स इसमें वन ऐड कर दिया। सी के बाद डी आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर वन ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड का। ए के बाद में डी आ रहा है, तो कितने ऐड किए होंगे बताओ। ए के बाद बी सी और डी, ठीक है, ऐड कर दिए, है ना। फिर डी के बाद में आई आ रहा है, आई डी के बाद में क्या आ गया, ई एफ जी एच और आई, 5 ऐड कर दिए। आई के बाद में आ रहा है पी, तो कितने ऐड किए होंगे बताओ। 7। कैसे, आई है ना, एच, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी, 7 ऐड कर दिए। अब कितने ऐड करने चाहिए, आपको ये आइडिया नहीं लग रहा ना। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, आप देखोगे 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, इनके बीच में क्या कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, +2। 5 से 7 +2, यानी कि अब यहाँ पर अपने को इसका गैप का पता लगाना है। तो अभी क्या देखना पड़ेगा, 7 के बाद अंदर 2 ऐड करना पड़ेगा। 7 के अंदर अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 7 टू 9, यानी कि 9 का गैप आना चाहिए, जो भी चीज़ आएगी वहाँ पे, है ना। किसके बीच 9 का गैप आना चाहिए, पी और आगे जो क्वेश्चन आएगा, जो लेटर आएगा ना, पी के बाद जो लेटर आएगा उसके अंदर 9 का गैप होना चाहिए। तो अब पी है, पी के अंदर आप 9 ऐड कर दो, पी के अंदर आप 9 ऐड कर दो, फिर देखो जो लेटर आता है वही आ जाएगा आंसर में। तो पी है ना, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आ जाएगा, वाई, डब्ल्यू एक्स और वाई। तो लास्ट का अक्षर अपने को पता चल गया वाई, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अपना पी तो था, पी था 7 ऐड करा, फिर पी के अंदर 9 ऐड करेंगे तो वाई आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का गैप 7 और 9 का कितना आ गया, 2। अब यहाँ से हमने देखा था 1 1 ऐड हो रहा था, तो सी में डी कर दिया, डी के अंदर एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हुआ, ई और वाई, ई और वाई। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, ई और वाई। देखिए यहाँ पर भी यही बताया हुआ है मैंने कि ए बी बी सी ई डी ई दिया हुआ है। तो आपको देखना है ए 1 1 ऐड हुआ है यहाँ पे, तो 1 ऐड कर दो, ई आ जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा 3 ऐड हुए, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ पे अंतर कितना आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 का आना चाहिए। क्यों, कैसे पता चला हमें, यहाँ पे हमने देखा कि सब में 2 2 प्लस हुए, 2 + 2, तो 7 में 2 + 9 करेंगे, 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस निकालने के लिए हम पी के अंदर 9 ऐड कर देंगे, ई वाई आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको क्या करना है, मेरी जो ये आईडी है JRF निशा इनसाइट्स वाली, JRF निशा इनसाइट्स 2000@gmail.com, इस आईडी पर आपको जो अपने अभी हुए हैं 2020 क्वेश्चंस पेपर वो सेंड करने हैं, ठीक है। 2020 दिसंबर के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आप मेरे पास सेंड कर दो, ताकि मैं अभी यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है, स्टडी करवा पाऊँ। तो आप ये सेंड कर देना। बाय बाय।